नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं अमर सर हिंदी यूट्यूब क्लासेस पे। तो भाई सभी लोगों को नमस्कार एंड सभी लोगों को राधे राधे। काइंडली मेक मी कन्फर्म, मुझे एक बार बता दो जरा जल्दी से कि मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ओके है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी कुछ परफेक्ट है और मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रही है। आज हम लोग बहुत ही तरीकों से एक स्टडी का एक बहुत ही शानदार सेशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोगों को बता दो कि राजीव सर आ चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात करते हैं शाम को 6 बजे और डेली यहाँ मुलाकात होती है चैनल पे। इसका पर्पस यही होता है कि हम लोग स्टडी जीके को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, एक रिक्वेस्ट मेरी सभी लोगों से है, एक बार ज़रा जल्दी से लिंक को कॉपी करके आप जहाँ जहाँ तक जिस भी सोशल मीडिया पर ऐड हैं उस सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये 3 काम सबसे पहले करके ही स्टार्ट करो, यही हम लोग का गुरु दक्षिणा हुआ करता है। ठीक है, तो सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को वेलकम दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि पता है कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं 2500 स्टडी जीके एमसीक्यू हम लोग लेके कवर करेंगे विद इन 2 से 2 महीने के अंदर में। ठीक है, जहां हम लोग हर एक पॉइंट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, कांस्टेंट पार्ट हो, सबसे मिला के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग चलेगा स्टडी जीके का जादू और बहुत ही खतरनाक सेशन आज होगा। तो पूरा सेशन देखना है और मुझे लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर आज कितना रहा। आपका स्कोर आज कितना रहा आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी टीचर्स डे का अमर सर ने एक बहुत ही बम्पर ऑफर निकाला और ऐसे ऑफर्स बहुत कम आते हैं। आप अमर सर मैथ दिखता है इस चैनल को, इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाके। और आपको एक कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हैं और इसका उस पर जो भी प्राइस है, सपोज अगर प्राइस पे लिखा है 4000 रुपीज़, और जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं teach9, तो तुरंत यह कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% और यह कोर्स हो जाएगा तुरंत 2000। एक बात याद रखिएगा, यह ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, आज तारीख है 6, जैसे ही 12 तारीख की रात का 12 बजेगा याद रखिएगा ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, इसको अवेल करिए। चलिए, आज का सबसे पहला एक बहुत ही प्यारा कोट, बेचारा हमारा जो पप्पू है वो लगातार चल रहा है, कह रहा है सर जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक चलते रहिए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है दोस्तों, जहाँ लक होगा तो काम होगा। लेकिन अगर आपको जीवन में सक्सेस करना है तो डू द हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जीवन में एक हार्ड वर्क ही एक ऐसा तरीका है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो कभी भी हार्ड वर्क से पीछे मत होइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप आसान से गलती नहीं करेंगे और आसान से आपका शुरुआत होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में 2000 में 3 राज्य बने थे। एक छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तराखंड, जिसको हम लोग उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं। और हमारे देश में संख्या हो गई थी टोटल 28। ठीक है, फिर 2014 में आंध्र प्रदेश का हुआ बंटवारा और आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो और हमारे देश में टोटल स्टेट्स हो गए 29। ये सभी को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। बट 2019 में हमारा जो जम्मू कश्मीर था और उसके 2 भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही बना दिया गया हमारे देश में यूटी, जो पहले एक राज्य हुआ करता था। और फिर से वापस हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हो गए और 8 हमारे देश में यूटी हो गए हैं। यानी हम कह सकते हैं भी हमारे देश में टोटल 36 राज्य हैं जो एक्टिव हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है आपको वो बताना है। वहाँ पर 2 कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल कहलाती है और एक नॉर्मल कैपिटल कहलाती है। तो याद रखना, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है उसका नाम है अमरावती।
ऐसे लोग हैदराबाद कहते हैं, बट याद रखना जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो क्या होगी आपका, अमरावती। ठीक है, याद रखना यह है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है, क्योंकि हैदराबाद जो हो गया वो चला गया तेलंगाना में। आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर होगा। आज मैं कमेंट नहीं दिखूंगा, बस मैं आपको आंसर आज बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा सेशंस पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और खासकर ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक गेहूं और चावल का जो उत्पादक राज्य है वो आपको बताना है कौन सा है। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर राइस का उत्पादन हुआ है वह स्टेट कौन सा है? तो सुनने में ही लगता है आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। अब जरा इसको समझना ध्यान से, क्यों इंपॉर्टेंट है। 2019-20 का जो डेटा हमारे पास आया उसमें कहा गया कि प्रमुख फसलों के उत्पादन के बाद तीसरे अनुमान के अनुसार जो आया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हो गया और पंजाब को देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश मान लिया गया। यानी कि जरा सोचो कि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। सबसे ज़्यादा हमारे देश में अगर कहीं राइस का उत्पादन होता है, फेमस भी है, आमचे मुश्तिपारी बंगाली, पश्चिम बंगाल में भाई मच चावल ही खाते हैं। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने पंजाब को देश में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए पछाड़ दिया। यानी कि जरा सोचो उत्तर प्रदेश के, यानी जरा सोचो हमारे जो टॉप 2 स्टेट्स हैं इंडिया में, जो हमने उन्हें आंसर देखा, वो टॉप 2 स्टेट कौन हो गया? एक हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, एक वेस्ट बंगाल, और एक हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे पे कौन चला गया? MP। और चौथे पर क्या हो गया? तो चौथे पर याद रखना पंजाब पहुंच गया। जो कभी पंजाब तीसरे पे था अभी चौथा पे चला गया है पंजाब, और MP ने इसको पीछे कर दिया। ये डेटा हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो टॉप के टॉप है याद रखना ये नॉर्मली चेंज नहीं होगा। वो कहाँ पर है? हमेशा पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत ने कौन से ईयर से हमारे देश में सिक्के को अपना लिया था? स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपने विशिष्ट कॉइन्स को अपना लिया? जो अभी कॉइन अभी आप देख रहे हो वो इंडिया का एक विशिष्ट कॉइन माना जाता है। तो कब से ये लागू है? तो याद रखना हमारे देश में एक कॉइनेज एक्ट है ना, जो कॉइनेज एक्ट है सॉरी, वो 1906 पर काम कर रहा है, लेकिन जो सिक्का हमने इस्तेमाल किया वो किया 1950 से। अब एक मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं जो आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा समझ लो। हमारे देश में 2 तरह की करेंसी है, एक तो पेपर और एक जो होती है कॉइन। याद रखना जो भी हमारे देश में कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन को हमारे देश में जो प्रिंट करने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है, मिल्ट करने का अधिकार है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? सरकार के पास। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप करेंसी देखते हो हमारे देश में, जो भी करेंसी देखते हैं कागज वाली, जिसको कहते हैं पेपर करेंसी, उन सभी पर प्रिंट करने का अधिकार हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सर पेपर करेंसी कहीं और प्रिंट होती है और बाकी करेंसी कहीं और प्रिंट होती है। बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जो भी हमारे देश में पेपर की बात कर रहे हैं, जैसे आप 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 200, 500 और 2000, है ना। ये सारे नोट जो हैं, इन सभी की हम बात अगर करें, इन सभी को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। अब यहाँ समझने वाली बात कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। इंडिया में 4 जगह करेंसी नोट प्रिंट है जहाँ पर करेंसी बनाई जाती है पेपर वाली। एक है MP में, जिसको कहते हैं देवास, जो कहाँ पर है? MP में। जो दूसरा हमारा है, याद रखना, वो आता है सालबोनी,
जो कि वेस्ट बंगाल में है। जो तीसरा हमारा पार्ट है वो है मैसूर, और ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। और जो चौथा हमारा पार्ट है दोस्तों वो हमारा है नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। अब जरा समझना, इन चारों जगह हमारे देश में जो करेंसी प्रिंट हो रही है पेपर वाली, इसमें जो देवास और नासिक है, इसमें जो देवास और नासिक है, तो याद रखना देवास और नासिक की अगर मैं बात बोलूं तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, इसको भारत सरकार मॉनिटर करती है। जो बचा हमारा सालबोनी मैसूर, उसको हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे देश में दो तरह की करेंसी है, एक कॉइन और एक पेपर। जितना भी पेपर करेंसी है उन सभी पेपर करेंसी को एक्सेप्ट ₹1 का करेंसी नोट याद रखना, जिसको सरकार, भारत सरकार जारी करती है। तो ₹1 का नोट है उसको कौन बनाती है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो भी करेंसी मैंने सामने देखी हम लोगों ने, उन सभी करेंसी को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। अब कंसर्न ये है कि जो ये पेपर करेंसी प्रिंट होती है कहीं ना कहीं तो होती होगी, तो यह 4 जगहों पर होती है। एक देवास MP में, एक सालबोनी वेस्ट बंगाल में, एक मैसूर कर्नाटका में, एक नासिक महाराष्ट्र में। अब इसमें जो देवास और नासिक का प्रेस है उसको मॉनिटर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 प्रेस को। जो बचा हमारा 2 प्रेस सालबोनी और मैसूर, याद रखना उसको हमारे देश में RBI मॉनिटर करती है। और RBI की बिहाफ में कंपनी है जिसको RBI की सहायक कंपनी कहते हैं, उसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये इसको मॉनिटर करती है, जिसकी स्थापना हमारे देश में 1995 को की गई थी दोस्तों। यानी पूरा करेंसी का हम लोग ने यहाँ पे कर लिया क्या, पोस्टमार्टम। अब समझने में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई पूछेगा आप आंसर दे पाओगे। याद रखना इंडिया में सारी करेंसी पर साइन होता है गवर्नर का, लेकिन जो ₹1 का नोट होता है उस पर साइन होता है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का दोस्तों। ओके, अब जरा कुछ फैक्ट्स हैं जो कॉइन से रिलेटेड हैं, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। क्या है, नंबर 1, हमारे देश में जो कॉइन है उसका उत्पादन करती है भारत सरकार, बिल्कुल सही है। हमारे देश में पहली बार जो भारतीय रुपीस कॉइन मिंट किया गया था वो बना था 1950 में। हमारे देश में अगर सरकार चाहती है तो सबसे बड़ा करेंसी जो कॉइन है वो ₹1000 का कॉइन जारी हो सकता है। एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया में है कि हमारे देश में 50 पैसे का कॉइन चालू नहीं है। याद रखिएगा 2011 में हमारे देश से 25 पैसे के कॉइन्स को RBI ने बंद कर दिया था। उसके बाद कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है 50 पैसे कॉइन के लिए। तो आज भी सबसे छोटा सिक्का है 50 पैसे का कॉइन, और जो सबसे बड़ा कॉइन अभी राइट नाउ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं ₹20 का कॉइन। गॉट इट। और एक बात याद रखना, जो हमारे देश में कॉइन को जो मिंट करते हैं उसको कहते हैं मिंट कारखाने, उसको हिंदी में टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो ये टकसाल होता है ये इंडिया में 4 जगहों पर है। नंबर 1 एक नोएडा में है, नंबर 2 एक हैदराबाद में है, नंबर 3 एक कोलकाता में है, और नंबर 4 एक मुंबई में है। यानी हमारे देश में 4 जगह कॉइन्स को भी बनाया जाता है जिसको हम लोग टकसाल कहते हैं या मिंट्स कहते हैं। हमारे देश में अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग आने वाले समय में ₹1000 का सिक्का भी देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे देश में जो हम लोग पेपर नोट देखते हैं वो भी याद रखना, ₹5000 के नोट और ₹10,000 के नोट भी जारी हो सकते हैं। इसमें कहीं कोई विडंबना नहीं है दोस्तों। यहाँ तक सभी का ओके है? मुझे बताइए, इसमें कहीं भी किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा पूरा फैक्ट्स बता दिया आपको करेंसी के बारे में दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
कौन से अधिनियम से की गई, जरा समझना। तो आप 4-5 ईयर याद कर लो। जैसे 1926 में हमारे देश में कमिटी बनी जिसका नाम था यंग हिल्टन कमिटी, इसको हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमिटी ने एक एक्ट प्रेजेंट किया हमारे पार्लियामेंट में जब आज़ादी के पहले 34 में, जो फेमस हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के नाम से। और यही वो एक्ट है जो कि आरबीआई को स्थापना के लिए ओपन दिया, कि इसी एक्ट से इसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन तब ये आरबीआई एक्टिव नहीं हुआ, और ये एक्टिव हुआ 1 साल के बाद 1 अप्रैल 1935 को यह एक्टिव हो गया। तो जब भी एग्ज़ाम में कभी ये पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो हम कहेंगे 35 में स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कौन से एक्ट से किया गया, तो आंसर हमारा होगा आरबीआई एक्ट 1934। और अगर मैं पूछूं कि स्थापना के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो आंसर हमारा होगा 26 कमेटी बनी थी, जो कि बनी थी 1926 में। और जब ये बना था तो इसमें जो पैसा लगाया गया था, वो पैसा लगाया गया था 5 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ स्थापना, जिनको लगाया था प्राइवेट पूंजीपतियों ने। तो इस पर अधिकार उन्हीं का था। तो जब देश आज़ाद हो गया तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का किया गया राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। कहा कि आज से आप फ्री हैं टू टेक एनी डिसीजन, आपको कोई भी चेंज नहीं करेगा। और इसकी स्थापना कर दी गई और इसको किया गया राष्ट्रीयकृत, और कहा गया आज से आप फ्री हो इंडिया में बैंक को कंट्रोल करने के लिए। और इसीलिए उस एक्ट को फेमस कर दिया गया हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नाम से। दोस्तों समझ रहे हैं ध्यान से। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं अगर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, इट इज़ मोर देन मोर इम्पॉर्टेंस। ओके, तो सारा चीज़ हम लोगों ने सामने देख लिया। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ जो कि इसके पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर नहीं थे। और अगर पहले पूछता है कि भारतीय गवर्नर कौन था, तो उसका नाम है सीडी देशमुख, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय था कोलकाता में, क्योंकि पहले इंडिया की राजधानी भी क्या थी, कोलकाता। और उसको 37 में मूव कर दिया गया मुंबई में। जब भी कभी कोई पूछे कि आरबीआई का पूरे इंडिया में कितने ऑफिसेज हैं, तो आपको कहना है इसके जो रीजनल ऑफिस हैं टोटल, वह पूरे इंडिया में 31 है। यानी क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई की कितने होंगे, 31 हमारे देश में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, अब बताना नहीं पड़ेगा। द आंसर इज 3। चलिए अगला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप फोटो देख के सही कर देंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। यानी कि नीति आयोग में आपको बताना है कि सीईओ वर्तमान में कौन है, बताइए जल्दी से। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो एक बार याद रखिएगा टू ऑल माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। ठीक है, नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। और इसको लाया गया था प्लानिंग कमीशन के बिहाफ में। योजनाएं को डिसॉल्व किया गया और इसको बना दिया गया नीति आयोग। इसके जो हेड होते हैं, याद रखना, जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो फिक्स है कि वह हमेशा देश का वाइस प्रेसिडेंट पीएम जो होंगे वही हैं। यानी इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। जो इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा और एक होता है इसमें सीईओ। तो जब नीति आयोग बने थे
तो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था राजीव कुमार, बट उनको बदल दिया गया 2022 में और उनकी जगह आ गया है सुमित बेरी। सुमित बेरी आ गए हैं, राजीव कुमार को रिप्लेस कर दिया, यानी राजीव कुमार अब वर्तमान में नहीं है। जब बना था तो याद रखना इसके जो सीईओ थे जो दिख रहे हैं आपको दिस वन, इनका नाम था अमिताभ कांत। इनका नाम था अमिताभ कांत, लेकिन इनको भी 2022 में चेंज कर दिया गया और जो नए बने हैं उनका नाम है परमेश्वर अय्यर। बेसिकली नीति आयोग का काम क्या है? इसका बस एक काम है, सरकार को बताना क्या सही और गलत है, यानी कि एक प्रकार का सरकार का थिंक टैंक है। यह योजनाओं के रिगार्डिंग उनको सरकार को सजेशन देता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो कंसर्न मिनिस्ट्री करेगी, इसे लागू करना है, कैसे करना, वटेवर। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जीरो कूपन बॉन्ड एक प्रकार का लोन होता है, ये क्या होता है? उसको समझने से पहले एक तरीका आपको सिखाते हैं, बड़े प्यारा सा। जैसे आपने सुना होगा सरकार कभी कभी कुछ सिक्योरिटीज, कुछ प्रतिभूतियों को जारी करती है बाजार में मार्केट से पैसा उठाने के लिए। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सिक्योरिटीज एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल, जिसको जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों जारी करती है? मार्केट से पैसा उठाने के लिए। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि इस पे एक वैल्यू लिखी हुई है 25,000 रुपीज़, यानी कितने बिकेगा ये? 25,000 रुपये में। और इसको कहते हैं फेस वैल्यू। जो लिखा होता है इसको कहते हैं फेस वैल्यू। और ये सारा काम करती है कौन? सरकार के बिहाफ में बैंक और आरबीआई। अब इंडिया में जो ट्रेजरी बिल है वो जारी होता है या तो 91 डेज के लिए, या तो 182 डेज के लिए, और या तो 364 डेज के लिए जारी होगा। अब जो जारी होगा तो इस पर मिलता है डिस्काउंट, इंटरेस्ट नहीं, इसमें मिलता है डिस्काउंट फेस वैल्यू पर, मान लो। और डेली ये चेंज होता है। तो आज का जो डिस्काउंट रेट है मान लो वो 10% है, तो 25,000 रुपीज़ पर डिस्काउंट कितना हुआ? 10% का। तो एज ए कस्टमर अगर मान लो मैं बैंक हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं कोई ब्रोकर हूँ, तो मुझे देना होगा सरकार को सिर्फ 22,500 रुपये और हमारे हाथ में ये ट्रेजरी बिल आ जाएगा। जब समय पूरा होगा और हमें रिडीम कराना होगा तो हमको जो सरकार पैसा देगी वो पूरा देगी जो इसके फेस वैल्यू लिखा हुआ है। यानी हमने दिया कितना था? 22,500 और हमको सरकार दे कितना रही है? 25,000 रुपीज़। यानी हमें फ़ायदा कितना हुआ? 2,500 का। अब ये जो प्रॉफिट हुआ ये कोई इंटरेस्ट है? नो। तो याद रखना ट्रेजरी बिल को हम लोग ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ज़ीरो मतलब इस पे कोई भी कुछ भी नहीं ज़ीरो है। कूपन मतलब यहाँ होता है ब्याज की दर, और बॉन्ड मतलब कहते हैं वो पेपर जिसको सरकार जारी करती है। अब जरा ऑप्शंस को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। विच आर इशूड एट डिस्काउंट रेट, बिल्कुल, बट जब रिडीम कराने जाएंगे तो एट पर द, इसमें लिख लो एक आगे कि इसका होगा फेस वैल्यू। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। आई होप ये सभी को सही हो गया होगा। यानी याद रखना कि ट्रेजरी बिल का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। याद रहेगा सभी लोगों को, कहीं कोई डाउट समझने में नहीं रहेगा। आगे बढ़ता हूं। अगला, हमारे देश में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तो उसका मालिक कौन था? अभी पीछे बताया है। उसका मालिक कौन था? प्राइवेट शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कौन था? तो याद रखना, अभी तो पीछे बताया कि जो प्राइवेट था वही तो इनके थे मालिक, जी हजूर जी, और इसीलिए तो फिर इसका किया गया राष्ट्रीयकरण आज़ादी होने के बाद। चलिए, ऐसा कौन सा इसमें है जो यूएई का पार्ट नहीं है? अबू धाबी, कतर, दुबई या शारजहां? तो अगर मैं बताऊं आपको, दुबई भी एक सिटी है,
अबू धाबी भी एक सिटी है, शारजहां भी सिटी है, बट कतर एक देश है। कतर एक क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। तो कतर इज नॉट ए सिटी इन यूएई, कतर इज ए कंट्री। अगला, अब क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि महंगाई के समय किसको बेनिफिट होता है। तो पहले तो ये समझ ले कि महंगाई होती क्या है, तो शायद बताना हमारे लिए आसान होगा। अगर हमारे हाथ में एक मार्कर है जिसकी प्राइस 100 रुपये है, बट डिमांड इतना ज़्यादा है, जैसे कोरोना काल में मास्क बहुत महंगा हो गया था, कि हमको मार्कर मिल रही है 300 रुपये में, यानी कि जिस मार्कर को हम खरीदते 100 रुपये में, आज उसके लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है? 300 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो मार्कर है वह 200 रुपये महंगा हो गया। और जब भी मार्केट में 200 रुपये का फ्लो ज़्यादा होगा, जब भी मार्केट में 200 रुपये का फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? इसकी वैल्यू को कम कर देगा। जब वैल्यू कम होगी, उस केस में क्या हुआ? उस वस्तु का जो प्राइस है वो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब किसी भी इकॉनमी में अगर मनी का फ्लो ज़्यादा होता है, अगर मनी का फ्लो ज़्यादा होता है तो मनी की वैल्यू को वो डाउन करेगा, और अगर मनी का वैल्यू डाउन होगा तो प्राइजेस भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और इसे नाम दिया गया मुद्रास्फीति, या इसे नाम दिया गया महंगाई। अब क्वेश्चन ये है कि इसके महंगाई के समय फ़ायदा किसको होता है। तो पहले तो ये समझ लें कि लेनदार और देनदार होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको एक मार्कर बेचा, मैंने आपको एक मार्कर बेचा, तो आपने कहा राजीव सर आपको हम 1 महीने बाद मार्कर देंगे, पैसा देंगे। तो आप मेरे हो गए देनदार, यू आर माई डेटर, और हम आपके क्या हो गए? लेनदार, आपसे पैसा हम लेंगे। अब जरा सोचो कि महंगाई है अभी वर्तमान में, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10%। आपने हमें दिया 100 रुपये का मार्कर के बदले 100 रुपये का नोट, लेकिन इस 100 रुपये को लेकर जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें देना पड़ता है उस मार्कर के लिए 110 रुपये, क्योंकि हमारा पैसा 10 रुपये क्या है? कमज़ोर है। तो हमें देना कितना चाहिए था आपको? 110 रुपये। आप दे कितना रहे हो? क्योंकि आपने उधार कितना लिया था मार्कर? 100 रुपये में। तो याद रखिएगा, और महंगाई के समय जो देनदार होता है उसको हो जाता है प्रॉफिट, और जो लेनदार होता है उसको होता है लॉस। इसीलिए आपने कभी गौर किया होगा कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, तो लोग उधार देना पसंद नहीं करते हैं। पता चला शाम को रेट कुछ दूसरा है और कल रेट दूसरा होगा, तो लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तो याद रखना, महंगाई में हमेशा जो बेनिफिट है वो होता है देनदार को, जिनको पैसा देना है दोस्तों। ठीक है, अगला बहुत ही फेमस चेहरा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके आंसर को गलत नहीं करोगे। एक बहुत ही फेमस, इनको कहते हैं फ्रेंच किंग, इनका एक और नाम है, इनको हम लोग कहते हैं फ्रेंच किंग, जो कि याद रखना ये बहुत फेमस प्लेयर हैं टेनिस के, खासकर फ्रेंच ओपन इन्होंने बहुत बार जीता है, और ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। और ये हैं स्पेन के राफेल नडाल। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं राफेल नडाल। ये वही स्पेन है जहाँ पर टोमेटो फेस्टिवल खेला जाता है। चलिए अगला, जोजिला एक दर्रा है, एक पास है, आपको बताना है जोजिला दर्रा अभी वर्तमान में कहाँ पर है। कश्मीर वैली में है, लद्दाख में है, लाहौल वैली या स्पीति में है, या अरुणाचल प्रदेश में और तिब्बत के बॉर्डर पे है। एक दर्रा, एक पैसेज है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं। तो याद रखना ये कश्मीर वैली में है। जोजिला बाईपास जो कश्मीर और लद्दाख के पास है, याद रखना। कहते हैं यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ाई करनी पड़ती है, जोजिला दर्रा कहते हैं इसको, एक पास है, एक एल्टीट्यूड कह सकते हैं आप इसको, है ना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा डायमंड आपको बताना है कहाँ पर पाया जाता है। ये मूवी देखियो KGF, वो गोल्ड थी, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। बट ये क्या है? डायमंड। डायमंड कहाँ पाया जाता है भाई साहब? सबसे ज़्यादा, और बहुत ही खास जगह है जहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश में नेशनल पार्क है। वो जगह है दोस्तों मध्य प्रदेश। वह जगह दोस्तों कौन है? मध्य प्रदेश। तो आंसर हमारा क्या होगा माय डियर ब्रदर? द आंसर इज पन्ना। देखिए मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है माजगान।
एक जगह है, वहीं पर याद रखना एक माइन, इसका नाम है पन्ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे देश में डायमंड का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में करीब 39,699 कैरेट का जो डायमंड है उसका माइनिंग होती है। याद रखना, पहले ये लद्दाख इसी जम्मू में शामिल था, बट अब देखो ज़रा, ये जो लद्दाख है ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, पार्टीशन हो गया। तो हिमाचल के बगल में ही है जम्मू कश्मीर, और उसी के बगल में ही है लद्दाख, पंजाब उसके बगल में है, उत्तराखंड बगल में है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो गया, गुजरात आ जाए, नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और फिर चले गए हमारे तमिलनाडु, फिर ऊपर चले गए तो हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहीं से अलग हो गया, फिर यहाँ से उड़ीसा, यहाँ से छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा से आगे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड से फिर आगे बिहार हो गया, फिर बिहार के बगल में ही सिक्किम भी है, भूटान उसके बगल में है, मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तिब्बत और मिज़ोरम, ये सारे राज्य हैं। और ये बन गया हमारा पूरा भारत महान। राजस्थान के बगल में पाकिस्तान है, गुजरात के बगल में पाकिस्तान है, पंजाब के बगल में पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर के बगल में पाकिस्तान है, लद्दाख के बगल में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी है ना। और उत्तर प्रदेश के बगल में देखो नेपाल है, ठीक है। उत्तराखंड के बगल में अगर मैं बोलूँ तो चाइना, तिब्बत, ये सब है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और सामने हिंट भी आपको दिख रहा होगा, आपको बताना है इसका आंसर कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सरिस्का जो टाइगर सेंचुरी है वह लोकेटेड है। बताइए कहां पर साइगर ये सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश में है सरिस्का, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, बहुत ही फेमस मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। दुधवा सिर्फ एक है। तो ये कहाँ पे, सरिस्का याद रखना, सरिस्का बहुत ही फेमस है और ये राजस्थान में है। दोस्तों मैं गया हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमारे देश में पहली बार भारतीय रेल का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से कहाँ चली थी। 1853 ईस्वी में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आसनसोल टू कलकत्ता, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू पूना। एक्चुअली पहले पूना लिखा करते थे, अब वो पूना हो गया है। बॉम्बे टू बड़ौदा, जैसे बॉम्बे अब मुंबई हो गई है, या बॉम्बे टू थाने, कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है। तो याद रखना, बॉम्बे टू थाने चलाई गई थी। और क्या था, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया रन बिटवीन बोरी बंदर एंड थाने, जो चली थी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में। इसमें 14 कैरेज ट्रेन थी, जिसको जहाँ पर 3 स्टीम लोकोमोटिव लगाए गए थे, साहिब, सिंध एंड सुल्तान, जिसमें करीब 400 लोगों को सवार किया गया था और यह करीब 34 किलोमीटर का फासला तर्ज किया था, है ना, 21 मिनट में। और बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय इसको बनाया गया था ग्रेट इंडियन रेलवे, पेनिनसुलर रेलवे ने, ठीक है, भारतीय रेलवे ने इसको बनाया था। देश की पहली ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में, बॉम्बे टू थाने। याद रखना, बहुत ही फेमस जगह है। हमारे देश में जो टोकन करेंसी है, कि जैसे मान लो कि आप समोसा खाते हैं और आप देते हैं तो आपको एक वो देता है, एक टोकन, उसको दिखा के फिर आप समोसा खा लेते हैं। तो वो जो प्रथा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या तुगलक शाह सेकंड ने, या गियास इंदुल तुगलक ने। तो याद रखना, ये प्रथा थी मोहम्मद बिन तुगलक की, टोकन करेंसी, कि भाई आपको कुछ अगर देंगे तभी आप सामान दीजिए। अनाज लेना है तो देना होगा, तभी कुछ सामान वापस लेना होगा, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान के रूप में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और दक्कन के उत्तरी हिस्सों पर शासन किया। 1329 में अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित करने के बाद तुगलक ने प्रतिनिधि या टोकन मनी शुरू की, जो कि तांबे और पीतल के सिक्के हुआ करते थे, जिनका दिल्ली सल्तनत ने निश्चित मात्रा में सोना और चांदी का आदान प्रदान किया जा सकता था। यानी कि अगर आपको चाहिए तो फिर आपको ये देके सोना और चांदी लेना पड़ता था। इस तरह से टोकन मनी स्टार्ट किया गया था तुगलक के द्वारा।
ऐसा कौन सा इसमें से स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा हमारे देश में मूंगफली का उत्पादन होता है? वह स्टेट कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह प्रदेश है गुजरात। और अगर पूछे एज ए कंट्री तो ज़रा देखिए, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह कंट्री है चाइना। दूसरे पर है आते हैं इंडिया, और तीसरे पे कौन आता है? उसका नाम है नाइजीरिया। ये टॉप 3 कंट्री हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। Who among the following is regarded as the historical founder of जैन? कहते हैं जैन के ये फाउंडर थे, इनका नाम क्या है? महावीर, पांड्यास, चोलास या चेरास? तो भाई जैन धर्म के जो संस्थापक कौन होंगे? महावीर होंगे। महावीर गुरु माने जाते हैं, है ना। चलो, What is the minimum age laid down for a person to seek election to the लोकसभा? अगर आपको लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट करना है और आपको बनना है सांसद, इसको कहते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए कम से कम, याद रखिएगा, 25 साल। और आप बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84B में एक प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है? 25 वर्ष रखी गई है। Which among the following country has the largest number of people of Indian origin? यानी आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो इसमें से कौन सी कंट्री में रहते हैं? मलेशिया में, फिजी में, यूएसए में, साउथ अफ्रीका? बताइए जल्दी से। सबसे ज़्यादा जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, आपको बताना है वो समुदाय कौन सा है, कहाँ रहते हैं? बताइए। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं भारतीय समुदाय के, उम्मीद नहीं था आपको, अमेरिका में। जरा देखिए, अमेरिका में लोग रहते हैं लगभग 34,43,063। ये डेटा है लास्ट सेंसस के हिसाब से। लगभग 3,44,03,063 लोग रहते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। यूएसए 1 नंबर, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करीब 30 लाख लोग रहते हैं। दूसरा बोले तो यूएई में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। उसके बाद तीसरे पर है यूएई, जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मलेशिया चौथे पर है, नेपाल 5, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भारतीय रहते हैं। अब जरा हम कुछ बात करते हैं, कुछ फिक्स के साथ पढ़ते हैं आज की करेंसीज को, कि कैसे करेंसीज को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। लेट्स प्ले द रॉकिंग होली। हरभजन सिंह ने स्पिन द बॉल इन मैच। हरभजन सिंह ने बॉल स्पिन की मैच में। अब एस मतलब क्या हो गया? श्रीलंका। एस मतलब क्या हो गया? सेशेल्स। पी मतलब क्या हो गया? पाकिस्तान। आई मतलब क्या हो गया? इंडिया। एन मतलब क्या हो गया? नेपाल। और एम मतलब क्या हो गया? मॉरिशस। इन सभी कंट्रियों में जो करेंसी है, याद रखना, रुपीस यूज की जाती है। दूसरा टिक जरा देखिए, जिनको हमको याद करना है कि कहाँ कहाँ करेंसी क्या है एज ए डॉलर, तो जरा याद करते हैं। यू कैन सी माई न्यू हैट, यू कैन सी माई न्यू हैट दैट एयर ऑन BBC फॉर नून। यू कैन सी माई न्यू हैट दैट एयर ऑन BBC फॉर नून। यानी आपको जरा मैं बता दूं, देखिए, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इक्वाडोर हो गया, हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, ताइवान हो गया, टोबैको हो गया, त्रिनाड हो गया, बिलाइज हो गया, बमहास हो गया, बारबाडोस हो गया, ब्रुनई हो गया, कनाडा हो गया, फिजी हो गया, नामीबिया हो गया। इन सब जगह यूज़ किया जाता है क्या? डॉलर एज ए करेंसी। दोस्तों आगे देखते हैं।
कुछ एक फेमस कुछ मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि आप जब करेंसी याद करना ना तो ऐसे याद करना। हम लोग धीरे धीरे पूरी करेंसी को पूरा कर लेंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है CCC, मतलब कैपिटल, मतलब कंट्री, कैपिटल और उसकी करेंसी, आपको तीनों एक साथ याद करना होगा तभी आपको याद होगा। जैसे मैंने कहा बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक कंट्री है जहाँ की राजधानी साराजेवो है और यहाँ पे मार्क चलती है एज ए करेंसी, और यह एक यूरोपियन देश है, यह एक यूरोपियन देश है दोस्तों। बोत्सवाना बहुत चर्चा में रहता है, यहाँ की राजधानी गैब्रोन है, यहाँ पर पूला चलती है एज ए करेंसी और यह एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा। ब्राज़ील बहुत आसान है, ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल, करेंसी यहाँ के रियल, और साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसका अगर मैं बोलूँ तो यह एक कंट्री है। ब्रुनेई याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा, यह आसियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। आसियान जिसमें 10 मेंबर होते हैं, और एक बात और याद रखना, इस 10 मेंबरों में इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों उसका नाम है बंदर सेरी बेगम। बहुत ही, यानी ब्रुनेई में बंदर है, ब्रुनेई में बंदर है, और यहाँ चलती है ब्रुनेई डॉलर एज ए करेंसी, और यह एक एशियन कंट्री है, यह एक एशियन कंट्री है। याद रखना करेंसी आप उन्हीं को याद किया करिए जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है किसी न किसी कारण से। नॉर्मल ऐसे एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, जो करेंसी या जो कंट्री बहुत न्यूज़ में, जैसे अगर मैं बोलूँ यूक्रेन बहुत न्यूज़ में है, रसिया बहुत न्यूज़ में है, पोलैंड बहुत न्यूज़ में है, तो इनकी करेंसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। इनकी करेंसी क्या है आपसे टॉपिक वाइज पूछा जा सकता है। ओके, याद रहेगा। चलिए, अगर आपको इस क्लास की चाहिए पीडीएफ, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो याद रखना यह पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ग्रुप में, जहाँ पर इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। आपको बस टेलीग्राम में सर्च करना होगा @अमर क्लासेस, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, और एक होगा उसी का चैनल अमर सर 9 करके @ आपको इस दोनों ही जगह इस क्लास की मिल जाएगी पीडीएफ, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुरंत ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, इमीडिएट। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन मज़ा आया होगा। आज मैंने थोड़े कमेंट्स आपके नहीं देखे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आज मैंने डेटा बहुत दिया आप लोगों को। तो आज का होमवर्क है, आपको बताना है जल्दी से, आपको बताना है सेबी जो एक संस्था है, दूसरा NHB एक संस्था है, तीसरा IRDA एक संस्था है, और उसके बाद आपको बताना है ट्राइब TRAI एक संस्था है, और उसके बाद आपको बताना है एम्स जो कि एक संस्था है। इन पांचों की आपको बताना है 2 चीज़, नंबर 1 कि इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, और दूसरा आपको बताना है कि इनके वर्तमान में हेड कौन है, और तीसरा इसका मुख्यालय कहाँ पर। यह तीनों प्रश्नों के जवाब मुझे चाहिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। सेशन खत्म होने के बाद जो टॉप 5 होंगे, जिनके नाम सबसे पहले आएंगे, उनके नाम को कल मैं सवेरे रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।